हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स IAS एकेडमी पे। आज हम लोग पॉलिटी के शेड्यूल्स अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। देखिए, जितने भी प्रश्न बनते हैं अनुसूचियों से उसको देखेंगे, जानेंगे कि अनुसूचियों से प्रश्न कहाँ से किन किन टॉपिक से बनते हैं, किन अनुसूचियों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये जानेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे जितने भी प्रश्न हों जिनकी पुनरावृत्ति हर पेपर में आपको मिल जाए, ऐसे प्रश्नों को हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर करना है, उसका उत्तर देना है, ताकि वो प्रश्न हमसे गलत ना हो, जो प्रश्न लगातार पुनरावृत्ति हो रही हों। ठीक है, आइए देखते हैं अनुसूचियाँ क्या हैं। अनुसूचियाँ आइए देखते हैं। अनुसूचियाँ सबसे पहले देखते हैं अनुसूचियाँ क्या होती हैं। अनुसूचियाँ क्या है? अनुसूचियाँ अनिवार्य रूप से वे तालिकाएं हैं। क्या है? अनुसूचियाँ अनिवार्य रूप से वे तालिकाएं होती हैं जिनमें ऐसी जानकारी होती है जो लेखों में नहीं मिलती। कह रहा है कि अनुसूचियाँ अनिवार्य रूप से वो तालिकाएं हैं जो अन्य किसी लेखों में जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती, जैसे उनका भागों में, या यूं समझें कि जिनका भागों में और अनुच्छेदों के माध्यम से वर्णन नहीं हो पाता है, उनका वर्णन आपको कहां से देखने को मिलेगा? अनुसूचियों में देखने को मिलेगा। अर्थात क्या कह रहा है कि अनुसूचियां अनिवार्य रूप से क्या है? एक तालिकाएं हैं। क्या है? तालिकाएं हैं। इसमें ऐसी जानकारी होती है जो कहीं अन्य लेखों में नहीं मिलती है। समझ गए? और सर्वप्रथम अनुसूचियों की बात आई कहां से अनुसूचियां ली गई? तो वो आप देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वप्रथम ये कहां से थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सब कितनी अनुसूचियां थी? 10। कितनी अनुसूचियां थी? 10। अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से पहली बार अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट भारत में आया। सब कितनी अनुसूचियां थी 1935 में? 10। कितनी थी? 10 अनुसूचियां थीं। और हमारे संविधान में, मूल संविधान में सब कितनी अनुसूचियों का प्रावधान था? तो देखिए आप, हमारे यहाँ संविधान में प्रारंभ में 1949 में सब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियों का वर्णन था। समयानुसार जैसे जैसे तदा समय बीता, तो जैसे जैसे नई अनुसूचियों की जरूरत पड़ी हमने नई अनुसूचियों को जोड़ा। प्रमुख संशोधनों के माध्यम से कुछ अनुसूचियों को जोड़ा गया। और देखेंगे तो वर्तमान में हमारे यहाँ कुल कितनी है? वर्तमान में सब कितनी है इस समय? तो 12। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यानी कुल कितनी अनुसूचियां जुड़ी हैं? विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे वर्तमान में कुल कितनी संख्या हो गई? 12। कुल कितनी हो गई? 12। अब हम जानेंगे कि वे प्रमुख 4 अनुसूचियां कौन हैं जो जुड़ी, किन किन संशोधनों के माध्यम से जुड़ी। आइए देखते हैं हम लोग कि क्या है, किन अनुसूचियों में किसका वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, ये जानते हैं। आइए देखते हैं मुख्य प्रावधान। क्या क्या मुख्य प्रावधान है इसको देखते हैं, समझते हैं। अब शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में क्या है, क्या प्रमुख प्रावधान है? अनुसूची 1 में क्या है? पहला क्या है? राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। क्या कह रहा है कि अनुसूची 1 में क्या है, क्या प्रमुख प्रावधान है? कि राज्यों के नाम, यह किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। तथा उनके क्षेत्रीय अधिकार कितने होंगे? रीजनल राइट्स कितने होंगे? ये पे कहां पे बताया गया है? मुख्य प्रावधान कहां पे किया गया है? आप देखेंगे तो अनुसूची 1 में। और क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों, केवल राज्यों के ही नहीं बल्कि जो स्वतंत्र हैं, जो केंद्र के अधीनस्थ हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जो यूटी हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसकी बात कर रहा है, उनके भी नाम और उनकी सीमा यह कहां आपको मिलेंगी? अनुसूची 1 में। यह भाग में कहां, किन अनुच्छेदों में प्रावधान है? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आपको इनका वर्णन मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे कि बताया गया है
क्या? राज्यों के नाम व उनके क्षेत्रीय अधिकार, कहां तक उनके क्षेत्रीय अधिकार होंगे, क्या क्या क्षेत्रीय अधिकार होंगे। दूसरा, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं भी शेड्यूल A1 में आपको देखने को मिलेगा। और ये किन अनुच्छेदों से संबंधित है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 में। आइए अनुसूची 1 में कुछ प्रमुख संशोधन है, उसको जान लेते हैं। क्या प्रमुख संशोधन है? कुछ हालिया प्रमुख संशोधन भी है, कुछ हालिया प्रमुख संशोधन है जो करंट का भी मैटर है, उसको भी देख लेंगे। वहां से प्रश्न बनना लगभग तय के बराबर माना जाए कि वहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषय को आप जैसे देखिए इतिहास, भूगोल, अन्य विषय हैं तो उसमें कितने प्रकार के बदलाव तो होंगे नहीं, तो उनको हालिया संदर्भ में क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, अगर उससे जोड़ के पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे करंट के प्रश्न भी और इतिहास के प्रश्न भी आप देखेंगे तो अब प्रश्नों का पूछने का स्वरूप बदल गया है। कैसे प्रश्न बन रहे हैं कि करंट से जोड़ के इतिहास व भूगोल के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हुआ तो वहां से पूछ सकता है कि इजराइल किन किन देशों से सीमा साझा करती है, बन सकता है। गाजा पट्टी कहां पे है, तो इन सब, यरूशलेम क्या है, तो ये सब अब बदलना तो नहीं, इतिहास पता है आपको, लेकिन वर्तमान स्वरूप में जो हो रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है उससे जोड़ के यदि पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा करंट और क्या है इतिहास के भी प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का स्वरूप बदल गया। अब सबसे बड़ा, सबसे छोटा ऐसे प्रश्नों की जगह नहीं रह चुकी है। ठीक है, लगातार कंपटीशन क्या होता रहा है, जटिल होता चला जा रहा है। आइए देखते हैं क्या प्रमुख संशोधन है अनुसूची 1 में। जब भी किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वह किसमें संशोधन होता है? अनुसूची 1 में। किसमें संशोधन होता है? अनुसूची 1 में। कह रहा है या नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है किसके माध्यम से? अनुसूची 1 के माध्यम से। कहा जाए कि क्या किसी राज्य का गठन या केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना है तो वह कहां पे माना जाएगा, किस अनुसूची के माध्यम से? अनुसूची 1 के माध्यम से, शेड्यूल 1 के माध्यम से। कह रहा है या किसी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेशों का विलय। आप देखिए प्रश्न बन सकता है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों राज्य मिलके एक यूटी बने, एक यूनियन टेरिटरी बनी, तो पूछ सकता है कि किस अनुसूची में इसका प्रावधान है? किस अनुसूची में प्रावधान है कि 2 केंद्र शासित राज्यों को या एक राज्य या केंद्र शासित का विलय, किस अनुसूची की बात करेगा? तो अनुसूची 1, शेड्यूल 1। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वह किसमें संशोधन होता है? अनुसूची 1 में संशोधन हो जाता है। किसमें हो जाता है? अनुसूची 1 में संशोधन हो जाता है। जैसे प्रश्न बन जाए, अब पूछ दे कि किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो आप कहेंगे किस अनुसूची में होगा, तो याद रखिएगा अनुसूची 1 में संशोधन माना जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुसूची 1 में क्या संशोधन हुआ था? सबसे पहले कौन सा संशोधन हुआ था यह जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था? गठन किया गया था। किस आधार पे? भाषाई, पहला भाषाई राज्य गठन किया गया। किस आयोग की अनुशंसा पे? फजल अली आयोग की अनुशंसा पे पहली बार 7वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 1 में 1956 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है प्रमुख। आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। या आपने देखा पहला संविधान संशोधन कब हुआ? अनुसूची 1 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य बना। अब देखते हैं अनुसूची 1 में हालिया संदर्भ में हाल में कौन सा परिवर्तन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ, तो आप देखेंगे हालिया संशोधन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किया गया था, जिसे राज्य सूची से जम्मू और कश्मीर प्रविष्ट को हटाकर अनुसूची 1 की कहां पे रख दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश की सूची में जम्मू और कश्मीर और किसको? लद्दाख की प्रविष्टियां जोड़ दी गई। यानी 2019 में क्या किया गया? जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्य सूची से हटा के कहां पे रख दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश की सूची में डाल दिया गया। किन 2 राज्यों को? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को। और इसके बाद सब यूनियन टेरिटरीज कितनी है वर्तमान में भारत में? सब राज्य कितने हैं? 28 राज्य और
8 यूटीज हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। आइए और देख लेते हैं कुछ जम्मू कश्मीर से क्या है। जम्मू कश्मीर को लेके आपको पता होगा उसमें 370 के क्या थे? प्रावधान थे, जो उसके एक विशिष्ट राज्य की दर्जा देता था, या 35A के तहत 35A के तहत उसे विशिष्ट राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, जो समाप्त कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। जहां पे संविधान जब 35A था, 35A के तहत जो प्रावधान था, और यह जान लीजिए कि इसके खिलाफ रीट भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह क्या है? असंवैधानिक नहीं है, यह संवैधानिक है। यदि राज्य में सरकार स्थिर नहीं है, विधानमंडल कार्यरत नहीं है, तो उस राज्य का राज्यपाल यह अनुशंसा करने का अधिकारी होता है। क्या करता है? उस राज्य का राज्यपाल अनुशंसा कर सकता है, क्योंकि वहां पे क्या था? विधानमंडल कार्यरत नहीं था, अस्थिर हो गई थी। 2 सरकारें, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार, मिलीजुली सरकारें टूट गई, बिखर गई थी। तो जिसके बाद राज्यपाल ने अनुशंसा की और उसके आधार पे 35A समाप्त कर दिया गया, यानी इसकी संवैधानिकता बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, यह जो भी हुआ है यह क्या है? संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, साथ में उसने कहा कि जल्द से जल्द वहां पे क्या कराया जाए? सरकार का गठन किया जाए। हालिया उन्होंने यह सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वहां एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें यह करंट का मुद्दा भी है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य अधिनियम जो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं कि कितनी सीटें होंगी, कौन कौन सी सीटें कितनी जम्मू POK की होंगी, सारी सीटों को सम्मिलित करके सारी सीटें कितनी होंगी, कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यह सब आप लोग देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 और संविधान जम्मू कश्मीर को लागू, ठीक है, आदेश 1954 में यथा उपलब्धित कुछ वादों के उपांतर के साथ लागू होता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूची 2 क्या है? क्या प्रमुख प्रावधान है? आइए देखते हैं। शेड्यूल 2 क्या है? अनुसूची 2। अब अनुसूची 2 में क्या है आप देखेंगे तो अनुसूची 2 में क्या है? भत्ते, विशेषाधिकार, परलब्धियों के संबंध में प्रावधान है। अब इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं देख लीजिए। अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 ये प्रमुख क्या है? अनुच्छेद हैं, यानी उनके भत्तों के वेतन एवं भत्तों के किनके वेतन एवं भत्ते हैं जो कॉन्सुलेटेड फंड भारत की संचित निधि पे है, भारित है। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, भारतीय राज्यों के हो गया, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, कुल कितनी विधान परिषदें भारत के राज्यों में हैं, कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की, ये कुछ प्रमुख लोग हैं जिनकी वेतन एवं भत्तों के बारे में कहां पे बातें की गई हैं? अनुसूची 2 में। कौन कौन है फिर से एक बार देख लीजिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एवं उच्च न्यायालय के, या यूं कह सकते हो राज्य विधानमंडल के। राज्य विधानमंडल द्विसदनी कहीं कहीं होती है। मैंने पूछा आपसे कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, आप लोग बताइए कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है। तो जहां पे निम्न सदन भी है और उच्च सदन भी है, तो इन दोनों के, निम्न सदन और उच्च सदन, इन दोनों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन संबंधी प्रावधान कहां पे मिलेंगे? अनुसूची 2 में। और ये राज्य विधानमंडल की बात हो गई, और संसद के भी,
और संसद के भी दोनों सदनों की बात है, राज्यसभा और लोकसभा, और लोकसभा की बात कर रहा है, इनके भी, इसके सभापति, उपसभापति और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के वेतन और उसके प्रतिनिधियों के बारे में संविधान है, और हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की और सीएजी की। समझ जाइए, आप लोग समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन किन अनुच्छेदों से संबंधित ये भी मैंने बता दिया आपको। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221, 221 ये प्रमुख वो अनुच्छेद हैं जो इसके क्या करते हैं, परिधि में आते हैं, किसके, अनुसूची 2 के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूची 3 क्या है, क्या प्रमुख प्रावधान है अनुसूची 3 में। देखिए इसमें क्या आते हैं, अनुसूची 3 में प्रमुख रूप से शपथ क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान क्या है, शपथ एवं, रुकिए, शपथ एवं, शपथ और क्या है, प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं। किसके किसके इसमें शामिल हैं, आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल इस परिधि के आएंगे, अनुच्छेद 3 की परिधि के अंतर्गत किन किन आर्टिकलों को पढ़ा जाता है, 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। अब देखिए क्या क्या है, क्या क्या प्रमुख संशोधन क्या है इसमें। भारत के केंद्रीय मंत्री शपथ लेता है, उनके शपथ, किसकी शपथ लेगा, कौन शपथ दिलाएगा, यह सब वर्णन, किसके प्रति शपथ लेगा, उसके शपथ का स्वरूप कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, अनुसूची 2 में, किसकी, केंद्रीय मंत्री की। और संसद के चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे, जो चुने जाएंगे, उनका है संसद सदस्य, सांसद की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य मंत्री की, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार दोनों के, इसके बाद राज्य विधानमंडल सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किनकी इनमें शामिल नहीं है, किनकी इनमें शामिल नहीं है, किसका किसका नहीं है, राष्ट्रपति, आप लोग बताएंगे किन अनुच्छेद के माध्यम से इनका वर्णन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 लोग, इन जो तीनों लोगों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के जो प्रारूप होंगे वो अलग होंगे। और आप लोग बताइए कि इनका वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है, इसका वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुसूची 4 देख लेते हैं क्या है, क्या प्रावधान है अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में आप देखेंगे कि इसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, कहां से सीटों का आवंटन होता है, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से के लिए जो सीटों का आवंटन होता है वह कहां मिलता है आपको, अनुसूची 4 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से कैसे सीटें आवंटित होंगी, कहां के लिए, राज्यसभा के लिए, यानी उच्च सदन के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और यह आर्टिकल कहां पे आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 18, कहां पे, 4 और 18 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 5, अनुसूची 5 शेड्यूल 5 में क्या है, यह किस, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद इस परिधि में आता है, तो कौन सा आता है, अनुच्छेद 244, इस परिधि में कौन आएगा, 244। देखिए यहाँ पे हमने यह लगभग यह प्रयास किया है कि उन अनुच्छेदों को भी सम्मिलित कर लें जो उन अनुसूचियों की परिधि में शामिल हैं। कौन कौन से उन अनुसूचियों की परिधि में शामिल हैं, उन प्रमुख हम अनुच्छेदों को भी क्या किए हैं, यहाँ पे सम्मिलित करने का प्रयास किए। आइए देखते हैं क्या है इसमें, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, किसकी बात कर रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के क्या, प्रशासन और नियंत्रण, क्या चीज कह रहा है, प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, कहां कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान शामिल है, किसमें, अनुच्छेद
5 में, परंतु किसको छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 6 में किया गया है। किसको छोड़ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के इनके लिए जो व्यवस्था की गई है अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों के लिए, उन जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, वो आपको कहां मिलेंगे? अनुसूची 6 में। यहां पे देखिए अनुसूची 6 में अनुच्छेद 244 से लेके अनुच्छेद 244 और 275 आप इस परिधि में आएंगे। अनुच्छेद किसके आएंगे? अनुसूची 6 के। क्या दिया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। क्या अंतर है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में? कंफ्यूज कर देता है, याद रखिएगा। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति लोगों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 244 उसकी परिधि में आता है। किसके? अनुसूची 5 के। लेकिन किन राज्यों को छोड़कर? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को छोड़ के इनके लिए जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 6 में किया गया है। जो किस अनुच्छेद इसकी परिधि में आते हैं? अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, यह महत्वपूर्ण है, देखते हैं हम इसको। पहले से ही कुछ हो गया, इस पे हमने किया है काम। देखिए अनुसूची 7 क्या है? यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा प्रमुख इसमें आता है? अनुच्छेद 246। कौन सा? 246 क्या आता है? यह 3 विधायी सूचियां हैं। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूचियां बनाई गई? यह लगभग यह मान के चलिए कि शक्तियों का विभाजन है। क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। किनके किनके बीच शक्तियों का विभाजन है? किसके किसके बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है? राज्य विधानमंडल और संसद, यानी या यूं कहें कि संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच, संघ और किसके बीच? राज्यों के बीच। ठीक है, क्या है देखते हैं। केंद्र सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार कौन रखेगा? केंद्र, संसद। राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार कौन रखेगा? राज्य विधानमंडल। कौन रखेगा? राज्य विधानमंडल या राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका कहां बनाएगी? केंद्र की विधायिका कहां बनाएगी? केंद्र सूची के विषयों पर। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाने का हक है। राज्य विधानमंडल भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, केंद्र की विधायिका भी बना सकती है। परंतु यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम क्या करेंगे? अन्य नियमों पे प्रभावी होंगे, राज्य के नियमों पे प्रभावी होंगे। यानी राज्य के नियम क्या हो जाएंगे? निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। अगर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम राज्य के नियम बनाए गए नियम पे प्रभावी होगा, राज्य का नियम जो बनाया जाएगा वो निष्प्रयोज्य हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। मैंने अभी आपको बता दिया कि शक्तियों का विभाजन है एक तरीके से। और संघ सूची पे संसद कानून बनाएगी, मैंने बताया। राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, मैंने अभी आपको बताया। और समवर्ती सूची पे संसद को भी अधिकार है और राज्य विधानमंडल को भी अधिकार, लेकिन दोनों कानून बनाएगी, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, मैंने बता दिया। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, यह जो संघ सूची बनाती है, यह लिया कहां गया? अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी कानून बनाएगी। कौन? संसद। जितनी भी अवशिष्ट सूची के विषय होंगे उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद। और यह विचार कहां से लिया गया है? पूछेगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है, यह विचार कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और यह संविधान के किसके वर्णन करता है? एकात्मक संविधान की बात करता है। किसकी बात करता है? एकात्मक संविधान की बात
करता है और यह एकात्मक संविधान का क्या है, लक्षण है। पूछे कि एकात्मक संविधान का लक्षण भारत में कहां देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि अनुसूची 6 जहां पे अनुसूची 7 संघ सूची के विषय पे या अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं उस पे शक्तियां केंद्र क्या होती है, प्रभावी होती है, केंद्र की शक्तियां प्रभावी होती हैं। और यह कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है और यही संविधान के एकात्मक संविधान का लक्षण है। यह बात आपको समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कौन सी विषय की सूची के कौन से विषय हैं, विषयों को जान लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय जो संघ व राज्य और समवर्ती सूची के हैं। टोटल कितने होंगे संघ सूची के विषय, 97, राज्य सूची के 66 और समवर्ती सूची के 47। कौन कौन से जो प्रमुख है जो एग्जामों में आपसे हर बार मिलते हैं, हर बार आपसे एग्जामों में टकराएंगे, वो है संघ सूची के रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले, रेलवे। यह सब किसके द्वारा हैं या किस विषय के सूची के विषय हैं, आप देख लीजिए संघ सूची के। किसके हैं, संघ सूची के, जिसपे अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। कौन कौन से विषय, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना और क्या है, निगम कर, वैदेशिक मामले और रेलवे। दूसरा, राज्य सूची के कौन से विषय हैं, स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कारागार, पुलिस, रेलवे पुलिस। याद रखिएगा अंतर रेलवे है, लेकिन रेलवे पुलिस जो होगी वह राज्य सरकार के अधीन होगी, पुलिस राज्य सरकार के अधीन होगी, कारागार राज्य सरकार के अधीन होगा। लेकिन केंद्रीय कारागार होगा तो वो किसके अधीन होगा, आप लोग उत्तर में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि केंद्रीय कारागार किस विषय का, किस सूची का विषय है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा प्रश्न बन जाता है कि रेलवे पुलिस किस विषय का है और हम लोग सोचते हैं कि रेलवे किसका है, कि संघ सूची का विषय है, तो यानी रेलवे पुलिस भी संघ सूची का विषय होगा। नहीं, बल्कि रेलवे पुलिस जो होगी किस विषय की सूची होगी, तो आप बताएंगे राज्य सूची का। किसका है, राज्य सूची का विषय है। आइए देखते हैं समवर्ती सूची में क्या क्या आता है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, और याद रखिएगा फिर से बता दे रहा हूं, जनसंख्या पे कानून बना सकता है राज्य, जनसंख्या पे कानून बना सकता है राज्य, परंतु जनगणना किसकी विषय है, केंद्र की है, जनसंख्या किसकी है, समवर्ती सूची की। राज्य बना सकता है उसके नियंत्रण के लिए कानून, परंतु याद रखिएगा परंतु प्रभावी किसका होगा, राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। और परिवार नियोजन और दंड प्रक्रिया सब क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। वह कौन सा है, पूछ देगा, वह कौन कौन सा है, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का न्याय एवं न्याय का प्रशासन। यह सब 5 विषय ऐसे हैं, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं न्याय का प्रशासन जो होगा यह समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है, जिसपे राज्य भी कानून बना सकती है, संघ भी कानून बना सकती है। दोनों में यदि विवाद की स्थिति होगी तो संघ का मान्य होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 8वीं अनुसूची क्या है। आइए देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, यह संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं, 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। यानी अनुसूची 8 किससे संबंधित है, भाषा से है। किस अनुच्छेद में, 246, किससे, 246। याद रखिएगा कह रहा है कि सब कितनी हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाएं हैं, 22। क्या यह हमारे मूल संविधान में 22 थी, क्या मूल संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन था, नहीं।
मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। संविधान के प्रारंभ में सब कितनी थी? 14 भाषाएं ही थी, यानी सब और भाषाएं जुड़ी। कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए अभी हम बता देते हैं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सब कितनी है? 22 है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की राजभाषा क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं टिप्पणी। अब देखते हैं इन भाषाओं, मैंने बता दिया सब कितने मूल संविधान में कितने थे? 14 थी। केवल कितनी भाषाएं प्रमाणित थी? 14। अब पहली भाषा जो जुड़ी वो कौन सी थी? सिंधी। पहली भाषा जो जुड़ी संविधान में वो कौन सी थी? सिंधी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 1967 में पहली बार कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में शेड्यूल 8 में 19वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में कौन जुड़ी? कौन जुड़ेगी? सिंधी जुड़ी। ठीक है, इसके बाद सब कितनी जुड़ी? फिर देखेंगे आप 1992 में 1992 कौन सी प्रमुख भाषाएं जुड़ी? याद रखिए, याद करने का एक तरीका बता दूं, नमक। नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रखने का तरीका नमक। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कब जुड़ी? 92 में 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी। याद करने का तरीका याद रख लीजिए आप, नमक। सबके घर में किसका इस्तेमाल होता है? नमक का। नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कब जुड़ी? 92वां संविधान संशोधन, जी नहीं, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी जुड़ी? कौन कौन सी जुड़ी? नेपाली जुड़ी और मणिपुरी जुड़ी और कोंकणी जुड़ी। यह जुड़ी कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ये 1992 में जुड़ी, ये 1992 में जुड़ी और ये 1992 में जुड़ी। याद करने का तरीका बता दिया आपको, नमक। याद रखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से और भाषाएं जुड़ी। वो क्या थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्या थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद रखिएगा, क्या क्या थी? बोडो, डोंगरी और मैथिली व संथाली। तो कह सकते हैं BDMS। BDMS कौन सा हो जाएगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कब जुड़ी आपको? 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये भाषाएं जुड़ी। याद रखिएगा, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। कुल कितनी मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी थी? 14। सबसे पहली भाषा कौन सी जुड़ी? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी जुड़ी? सिंधी जुड़ी। और फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 जुड़ी, जिसको मैंने बताया, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद कौन सी जुड़ी? 2003 में 92वां संविधान संशोधन BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कब जुड़ी? 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। आइए अन्य अनुसूचियों को देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। क्या 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में थी? मूल संविधान में थी? नहीं थी, नहीं थी। और यह अनुच्छेद कौन सा है? 31B। इसकी परिधि में कौन सा आता है? अनुच्छेद 31B। क्या है? आइए देखते हैं। यह भूमि सुधारों से संबंधित, राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या अन्य मामलों से संबंधित संसद के कृत्यों और विनियमों से भी संबंधित है।
अनुसूची 9 में सबसे पहले यह 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से अनुसूची 9 को भारतीय संविधान का क्या किया गया, भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। क्यों लाया गया था प्रथम, क्योंकि इसमें सबसे पहले भूमि सुधार संबंधी कानून लाए गए थे। अच्छा, ये भूमि सुधार संबंधी कानून क्यों लाए गए थे, क्योंकि जब राष्ट्र की विकास की बात होना शुरू हो गई थी 1951 में, तो जो भूमि थी, जो संपत्ति थी, वह मौलिक अधिकार थी, वो फंडामेंटल राइट्स थी। तो कहीं ना कहीं राज्य के विकास में बाधा आ रही थी। जैसे कैसे बाधा उत्पन्न हो रही थी, जैसे कहीं पे भी नव संरचना हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, तो उसमें किसी की भूमि प्रभावित हो रही थी, तो उसका फंडामेंटल राइट्स था, उसका हनन कर नहीं सकते थे हम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने क्या किया, पहला संविधान संशोधन करते हुए भूमि सुधार संशोधन अधिनियम ले आया और उसको कहां पे डाला, शेड्यूल 9 में डाला। कहां पे डाला, शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 का विषय बनाया। क्या था अनुसूची 9 में, क्यों डाले गए ये जान लीजिए। क्योंकि न्यायिक जांच बचाने के लिए इसमें न्यायिक उसकी समीक्षा नहीं हो सकती थी। जो भी अनुसूची 9 में जिन विषयों को डाला जाता था, जिन कानूनों को बनाकर अनुसूची 9 में डाल दिया जाता था, वो न्यायिक समीक्षा से क्या हो जाती थी, परे हो जाती थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में हम देखेंगे, कालांतर में चल के हमने देखा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानूनों को बाद में इस अनुसूची में शामिल किया गया। हालांकि हाँ ठीक है, शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1973 अब न्यायिक समीक्षा के लिए क्या है, खुले हैं। कब से, 1973 के बाद से 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई विषय इसमें डाला जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के लिए क्या है, खुले हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू उस पे होगा। इसके पूर्व इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। क्या होता था, इसके पहले नहीं होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, क्या था हमने बता दिया अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में विषय क्यों डाले जाते थे, न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए। आइए अब देखते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 काफी चर्चा में है। यहां से प्रश्न बनना लगभग तय मानिए, क्योंकि इसमें सांसदों की निर्भरता पे बनाया गया। ये सांसद की निर्भरता कैसे, उसकी सांसदी कैसे, उसका चाहे वो राज्य विधानमंडल के सदस्य हों चाहे वो संसद के सदस्य हों, कैसे वो निर्भर हों, कैसे उनकी अर्हता ये रहेगी कि नहीं वो उसके योग्य अब नहीं रह गए। इसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 10 में। यह कब जुड़ा, क्या यह हमारे संविधान में था, नहीं। यह कब जोड़ा गया आप देखेंगे तो यह 1985 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। और कौन से प्रमुख अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, 102 और 191। याद रखिएगा क्या कहता है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा कैसा है, दल बदल। क्या है, दल बदल। अभी मैंने बताया कि दल बदल कानून, जैसे आपने देखा कि दल बदल कब लागू हुआ, जब महाराष्ट्र सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो भी यह प्रावधान आया था। दूसरी बार दल बदल कब लागू होगा, आधे से अधिक सदस्य किसके पार्टी में चले गए, किसके पार्टी में चले गए थे, एकनाथ शिंदे के साथ, तो इसलिए उसी को असली शिवसेना मान लिया गया। दूसरी बात, और यह कौन बताएगा, कौन साबित करता है इसके विरुद्ध, जो उस विधानमंडल का सदस्य अध्यक्ष के रूप में होगा वो, या फिर कौन, और कौन, संसद का अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष। समझ गए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कब जुड़ा ये, कब जुड़ा, 1985 में 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आइए देख लेते हैं अनुसूची 11 क्या है। अनुसूची 11 आप देखेंगे तो पंचायत की शक्तियां और
अधिकार जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं और सब इसमें कुल कितने मामले हैं? 29 मामले हैं। और अनुच्छेद 243 जी इसके अंतर्गत कौन सा है? अनुच्छेद 243 जी। और यह कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत जुड़ा कब? अनुसूची 11 में। कब जुड़ा? 1992 में। कब जुड़ा? 1992 में जुड़ा। क्या जुड़ा? पंचायत। पंचायत। और कितनी हैं? सब विषय कितने हैं पंचायत के? 29 विषय। सब कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। याद रखिएगा आप लोग इसको। और देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं, लास्ट है अनुसूची 12। अनुसूची 12 क्या है? ये भी आप देखेंगे तो 92 में ही संविधान का हिस्सा बनी और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका की शक्ति व प्राधिकार जोड़े गए। सब कितने विषय हैं? 18 बातें उसमें हैं। और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, और वो क्या था? 243 जी। याद रखिएगा, कुछ प्रमुख नहीं है, याद रखिएगा केवल कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाएं एवं 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत जुड़ा। पंचायत में सब कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर पालिका में सब कितने विषय हैं? 18 हैं। आइए इससे कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो हर बार बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, जिसका उत्तर आप लोग देंगे। देख लीजिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को क्या करते हैं? शून्य घोषित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण या यूं समझिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल किए गए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, भारत की 11वीं और 12वीं अनुसूचियां क्या हैं? यह देख लीजिएगा आप लोग। और किस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी है? ठीक है, चलिए यह आप लोग देख लीजिएगा। यही कुछ प्रमुख अनुसूचियां थी। अगली बार हम अगली कक्षा में भागों के साथ मिलेंगे। सब कितने मूल भाग हमारे संविधान में, सब कितने भाग हैं, किन किन भागों में क्या क्या वर्णन है, वो किन किन अनुच्छेदों से संबंधित है, सारी बातों को जानेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स एवं सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।